कहानी का नाम पछतावा। शेफाली, हाँ बताइए क्या बात है? तरुण, आपने घर के लिए एक महिला स्टाफ तलाश करने के लिए बोला था ना? शेफाली की दफ्तर वाली औपचारिक भाषा सहसा सहस लोचपुन हो गई। हाँ बोला था। कोई मिली क्या? तरुण, मैडम, प्लेसमेंट एजेंसी वालों ने आज एक लड़की को ऑफिस भेजा है, किंतु वह ऑफिस में पियून का काम नहीं करना चाहती, परंतु घर पर काम करने के लिए वे राजी है। यदि आप कहें तो मैं उसे आपसे मिलवा दूं। शेफाली, अरे नेकी और पूछ आप उसे मेरे चैम्बर में लेते आइए। दरअसल शेफाली अपनी दोनों किशोर हो रही बेटियों की देखभाल को लेकर चिंतित रहती है। पति नितिन और स्वयं के ऊंचे ओहदे पर होने के नाते घरेलू कार्यों के लिए उसके पास कई सरकारी और निजी स्टाफ है, लेकिन वे सभी पुरुष हैं। इसलिए वे एक महिला सहायिका घर पर रखना चाह रही थी, ताकि उसकी अनुपस्थिति में उसकी बेटियों की देखभाल कर सके। सुपरवाइज़र तरुण कुछ ही देर में शेफाली के चैम्बर में एक लड़की को लेकर आया। उसकी उम्र रही होगी यही कोई 20-22 वर्ष की, देखने में छरेरी और शक्ल सूरत से भली सी। उसने हाथ जोड़कर बहुत ही सलीके से शेफाली का अभिवादन किया। शेफाली, क्या तुम मेरे घर का काम करना चाहोगी? लड़की, जी। शेफाली, बहुत अच्छा। अरे सॉरी, मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? लड़की, जी रमा। शेफाली, वाह, बहुत प्यारा नाम है। लेकिन रमा, तुम ये बताओ, क्या तुम्हें इस तरह के काम करने का कोई अनुभव है? रमा, मैडम, घर के बाहर कभी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, किंतु आप निश्चिंत रहिए, चूँकि अपने घर के सारे काम मैं ही करती हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जैसे अपने घर का ध्यान रखती हूँ, वैसे ही आपके घर का भी ध्यान रखूँगी। शेफाली, बहुत अच्छा। शेफाली, हाँ बताओ। रमा, मैडम, क्या मैं दोपहर बाद आपके घर ड्यूटी करने आ सकती हूँ? शेफाली, रमा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड शिफ्ट में ड्यूटी करने पर तुम्हें घर वापस आने में काफ़ी देर हो जाएगी, और रात के समय तुम्हारा इतनी दूर जाना शायद ठीक नहीं होगा। रमा, मैडम, आप सही कह रही हैं, परंतु दरअसल मुझे ही घर का खाना बनाना पड़ता है। सुबह की शिफ्ट में ड्यूटी करने पर घर में दोपहर का खाना नहीं बन पाएगा। और शेफाली, और क्या? खुलकर बताओ। रमा हिचकिचाते हुए बोली, मैडम, मेरा 1 वर्ष का बेटा है। उसे नहलाने खिलाने, उसके कपड़े धुलने आदि में सुबह देर हो जाती है। शेफाली, अच्छा, तुम्हारा बेटा भी है, लेकिन इसमें शर्माना कैसा? रमा, मैडम, कोई मुश्किल नहीं होगी, मेरा विश्वास कीजिए। मैं अपने घर की कठिनाइयों को ड्यूटी के आड़े कभी नहीं आने दूंगी। मैं मन लगाकर काम करूंगी। वह हाथ जोड़कर कातर हिरनी की भांति शेफाली को देखने लगी। शेफाली के मन में रमा के प्रति अनायास प्यार और सहानुभूति का ज्वार उठने लगा। वह बोली, रमा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें कोई कठिनाई ना हो। वांछित की प्राप्ति से भाव विभोर रमा शेफाली को धन्यवाद देते हुए वहाँ से चली गई। रमा के जाने के बाद सुपरवाइज़र तरुण शेफाली को बताने लगा, मैडम, ये एक अच्छे घर की लड़की है, इंटर तक पढ़ी हुई भी है। इसके पिता की कपड़े की दुकान थी, लेकिन मंदी के कारण कुछ खास मुनाफा नहीं हो रहा था। फिर इसकी शादी में दहेज की रकम जुटाने के लिए उन्हें कई लोगों से कर्ज लेना पड़ा, जिसे चुकाने के लिए उन्हें अपनी दुकान तक गिरवी रखनी पड़ी, किंतु इसके बावजूद वे कर्ज अदा नहीं कर पाए। कोई ना कोई साहूकार उनके दरवाजे पर पैसे मांगने के लिए हमेशा खड़ा ही रहता था, जिससे मोहल्ले और बाज़ार में उनकी बदनामी हो रही थी। रोज़ की जलालत से तंग आकर इसकी शादी में कुछ महीनों बाद ही उन्होंने खुदकुशी कर ली। इधर इसका पति कहीं काम करता था, लेकिन पता नहीं किसी वजह से उसकी नौकरी भी छूट गई। तब रमा की मां ने अपना मकान गिरवी रखकर बैंक से लोन लेकर इसके पति को बिजनेस शुरू कराया, परंतु किस्मत ने वहाँ भी साथ नहीं दिया। घर की माली हालत निरंतर खराब होते जाने के कारण 2 पैसे कमाने के लिए इसे बाहर निकलना पड़ रहा है। शेफाली, हो, पर इसकी मुस्कुराहट देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि वह ऐसी कठिन मुसीबतों से इस कदर 2-4 हो रही है। रमा अगले दिन से शेफाली के घर ड्यूटी पर जाने लगी। अपने अच्छे व्यवहार के कारण उसने घर के सभी सदस्यों का दिल कुछ ही समय में जीत लिया। सबसे ज़्यादा खुशी शेफाली की दोनों बेटियों को ही, जिन्हें रमा के रूप में दोस्त समान एक बड़ी बहन मिल गई थी। उनके स्कूल से लौटने पर वह उन्हें खाना परोसती, बालों में कंघा करती और समय मिलने पर उनके साथ बैडमिंटन भी खेल लेती। तमाम जिम्मेदारियों का बोझ उठाए और अपने घर की देहरी के बाहर काम करने का कोई अनुभव न होने के बावजूद रमा ने काम को पूजा की तरह समझा।
शेफाली के घर में रमा को काम करते करते 3-4 महीने हो चुके थे। इधर कुछ दिनों से शेफाली अनुभव कर रही थी कि रमा बहुत चुपचाप सी रहने लगी है। अक्सर वह खोई खोई सी रहती है। जब कभी उसे पुकारो तो ऐसे लगता है जैसे वह किसी शून्य से निकलकर बाहर आ रही हो। वैसे तो किसी के निजी जीवन में दखल देना शेफाली को पसंद नहीं था, लेकिन रमा अब उस घर की एक सदस्य हो चुकी थी। शेफाली को उसे उदास देखना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एक दिन प्यार से उससे पूछा, रमा कोई परेशानी है क्या? रमा, नहीं मैडम। शेफाली, तो आजकल इतनी बुझी बुझी सी क्यों रहती हो? पहले तो उसने नकारना चाहा, परंतु जब शेफाली ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अपने आप में घुटते रहने से बेहतर है कि दर्द को साझा कर लिया जाए, तो उसके अंदर के दर्द का दरिया इसने शक्तिक पत पाकर आंखों के जरिए बह निकला। रमा, मैडम क्या बताऊं, बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। शेफाली, क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? रमा, मैडम इधर कुछ दिनों से अखिलेश का व्यवहार कुछ अजीब सा हो गया है। वे बात बात पर मुझ पर शक करने लगे हैं। शेफाली, पर ऐसा क्यों? सिर झुकाए झुकाए रमा बोली, मैडम आपके ड्राइंग रूम में वो आपकी फैमिली फ़ोटो लगी है ना, उसकी तस्वीर मैंने अपने मोबाइल से खींच लिया था। एक दिन मैं मोबाइल में वो फ़ोटो इन्हें दिखा रही थी। बातों बातों में मैंने इन्हें बताया कि मैडम के साथ साथ साहब भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। वे मुझसे बहुत प्यार से बोलते हैं। ये बात उन्हें शायद अच्छी नहीं लगी। उस दिन से उनका रवैया बदल गया है। खुलकर तो कुछ नहीं कहते, पर उनके कटाक्ष का अभिप्राय मैं समझती हूँ। मैं जब भी अपनी कोई बात उन्हें बताना चाहती हूँ तो यही बोलते हैं कि मुझे क्यों बता रही हो, जाओ अपने साहब को बताओ, वही तुम्हारी बात सुनेंगे, और वो भी प्रेम से। शेफाली, हो तो ये बात है जिसके कारण तुम परेशान हो? शेफाली, रमा तुम परेशान मत हो। मुझे लगता है कि अखिलेश इस समय नौकरी चले जाने और बिजनेस ठप हो जाने से बहुत परेशान है, और शायद तुम्हारी नौकरी करने से उसके अंदर किंचित हीन भावना घर कर गई है। वे बोली, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? रमा, मैडम आपके तो पहले से ही मुझ पर अनेक एहसान हैं, अब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। शेफाली, अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। मैं आज ही नितिन से इस संबंध में बात करती हूँ, शायद कोई हल निकल आए। शाम को जब नितिन घर आए तो शेफाली ने बताया कि रमा और उसका परिवार इस समय परेशानियों के चक्कर में बुरी तरह उलझा हुआ है। नितिन एक बहुत ही सुलझे हुए और जिंदादिल इंसान थे। ये सुनते ही वे झट से बोले, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अभी पिछले महीने ही बैंकों में डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम लागू करने के लिए शहर के सभी प्रमुख बैंकों के चीफ मैनेजर के साथ मेरे ऑफिस में मीटिंग हुई थी, जिसके दौरान सभी प्रमुख बैंकों के चीफ मैनेजर से अच्छी खासी जान पहचान हो गई है। तुम रमा को बताओ कि वह अपने पति के साथ कल मेरे ऑफिस में लोन के सारे कागज़ लेकर आ जाए। रमा का लोन जिस बैंक में से हुआ है, मैं उसके बैंक के चीफ मैनेजर से बात कर कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। शेफाली की आंखें खुशी से भीग गई। वे बोली, आई एम प्राउड ऑफ यू नितिन, मुझे विश्वास था कि आप कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। खुशी में उसने नितिन को एक जादू की झप्पी दिया और फिर तुरंत रमा को फ़ोन मिला कर बताया कि वह कल अपने पति के साथ नितिन के ऑफिस में लोन के सारे कागज़ लेकर पहुंच जाए। वह बैंक मैनेजर से बात कर घर की नीलामी रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे। रमा, मैडम मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? मुझे लेकर साहब के प्रति इनकी गंदी सोच जानकर भी आप मेरी इतनी मदद कर रही हैं। आप इंसान नहीं देवी हैं। शेफाली, अरे बस बस, जाओ अखिलेश को ये बात बताओ। रमा के बोल उसके गले से निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन शेफाली के कानों में उसके शुक्राने के बोल साफ सुनाई दे रहे थे। रमा के सामने अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह अखिलेश को साहब के पास ले जाने के लिए कैसे समझाए। उसे डर लग रहा था कि अखिलेश कहीं ये बात सुनते ही भड़क ना उठे, लेकिन उसके सामने और कोई विकल्प भी तो नहीं था। परंतु कहते हैं ना कि जहाँ विकल्प नहीं होता वहाँ संकल्प होता है। वह अखिलेश से बोली, आज बातों बातों में मैंने मैडम से बैंक का कर्ज न चुका सकने के कारण घर की नीलामी वाली बात हुई थी। मैडम ने मुझसे कहा था कि वह साहब से हमें मदद करने के लिए कोई रास्ता निकालने के लिए बोलेंगी। अभी उनका फ़ोन आया था। कल साहब ने मुझे और आपको ऑफिस में बुलाया है। वे घर की नीलामी रोकने के लिए बैंक के किसी बड़े अफसर से बात करेंगे। साहब का नाम सुनते ही अखिलेश की त्योरियाँ चढ़ गई।
और रमा को जली कटी मारने लगा। क्या ज़रूरत थी अपने घर की बात मैडम के और साहब को बताने की? आजकल वे लोग तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही सगे होने लगे हैं। तुम उन्हीं के यहाँ जाकर क्यों नहीं रह ले जाती? इतना कहकर वह पैर पटकते हुए घर से बाहर चला गया। घर से बाहर निकलकर अखिलेश बहुत देर तक मन ही मन रमा पर बड़बड़ाते हुए सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। फिर उसे लगा कि इस समय कोई और तो उसका साथ नहीं दे रहा है, और यदि साहब ने मदद के लिए बुलाया है तो चलो मिल आते हैं। पर यदि वहाँ पर रमा और साहब के बीच उसे कोई खोट नज़र आया तो वह उन दोनों को वहीं पर खड़ा खड़ा सुना देगा। फिर चाहे जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन रमा और अखिलेश नितिन के दफ्तर के लिए निकले। रास्ता एक राही दो, मंजिल एक विचार दो, एक आशा और एक विश्वास से परिपूर्ण, दूसरा तिरस्कार और परीक्षा का भाव लिए। एक टूटते हुए घर को बचाने के लिए रमा दोनों हाथों से तेज हवाओं से सुरक्षित रखने का यत्न करती हुई, दूसरा मन बहलाने के लिए जुए का एक दांव लगाने जाते हुए। नितिन साहब के ऑफिस की विशालकाय बिल्डिंग और वहाँ गेट पर मुस्तैद खड़े संतरियों की फौज को देखकर अखिलेश की हिम्मत जवाब दे गई। वह रमा से व्यंगपूर्ण लहजे में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साहब हमसे मिलेंगे? फिर रिसेप्शन रूम में दाखिल होकर अखिलेश हिचकिचाते हुए रिसेप्शनिस्ट से बोला, नितिन सर से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट, अच्छा आप ही अखिलेश और रमा जी हैं? नितिन सर के पीए ने आप दोनों का नाम हमें पहले से नोट करा रखा है, आप अंदर जा सकते हैं। अच्छा रुकिए, आपके साथ मैं किसी को भेज देती हूँ, नहीं तो आपको वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होगी। रिसेप्शन पर उनके आने की पूर्व सूचना दर्ज होने की बात सुनकर वो जहाँ अखिलेश पहुँचक था वहीं रमा श्रद्धा से भीग चुकी थी। सादे व्यक्ति ने उन दोनों को बड़े आदर के साथ नितिन के पीए से मिलवा दिया। उस समय नितिन के चैम्बर में मीटिंग चल रही थी। पीए ने बताया कि सर ने उन लोगों के आने से के बारे में उसे बता रखा है और ये भी कहा है कि मीटिंग ख़त्म होते ही वह सबसे पहले उन्हीं से मिलेंगे। तब तक लोग गेस्ट रूम में बैठे हैं। मीटिंग ख़त्म होते ही नितिन ने उन्हें फ़ौरन अपने चैम्बर में बुला लिया। वे दोनों उसके मेज़ के पास जाकर खड़े हो गए। नितिन, तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठ कर आराम से बताओ कि मैं तुम लोगों की किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। रमा की ओर मुखातिब होते हुए नितिन बोले, बेटा बताओ क्या बात है? नितिन के मुँह से रमा के लिए बेटा संबोधन सुनकर अखिलेश चौंका। वह सोचने लगा कि अरे साहब तो इसे बेटा कहकर बुला रहे हैं, कहीं उसे सुनने में कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई। रमा धीरे से अखिलेश से बोली, आप बताइए। नितिन, अच्छा अखिलेश तुम बताओ, मैं तुम्हारी मदद किस प्रकार कर सकता हूँ? रमा हमारी बेटी की तरह है, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं तुम लोगों के लिए अवश्य करूँगा। अखिलेश को कोई जवाब देते नहीं सूझ रहा था। नितिन साहब की आवाज़ की निश्चलता उसे आभास करा रही थी कि वे बिल्कुल सच्चे मन से रमा को बेटी कहकर बुला रहे हैं, ना कि उसे सामने देखकर भरमाने के लिए। नितिन साहब की वाणी में रमा के लिए बिल्कुल वही प्यार झलक रहा था जैसे एक बाप का अपनी बेटी के लिए होता है। वाणी और निगाहों की पवित्रता ने अब तक अखिलेश का काफ़ी हद तक हृदय परिवर्तन कर दिया था। उसे बहुत पश्चाताप होने लगा कि उसने अपनी पत्नी पर बेबुनियाद शक क्यों किया। अखिलेश को विचारों में गुम देखकर नितिन ने पूछा, बेटा तुम निसंकोच होकर पूरी बात बताओ और ये मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ। भरे गले से अखिलेश ने कुछ बोलना चाहा, पर भावातिरेक के कारण बोल उसके कंठ में ही अवरुद्ध हो गए। वह अचानक कुर्सी से उठकर नितिन साहब की ओर जाने लगा। रमा को लगा कि कहीं अखिलेश अचानक से साहब के सामने कोई तमाशा न कर दे, लेकिन जब उसने अखिलेश को नितिन साहब के पैरों पर झुकते हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। पर उनके गले से बोल रहा था, सर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई इंसान क्या इतना अच्छा भी हो सकता है जो अपने एक मामूली स्टाफ के लिए इतनी फिक्र करे। नितिन अपने हाथों से उसका कंधा पकड़कर उठाते हुए बोले, अरे भाई मुझे इतना ऊंचा मत उठाओ, मैं एक साधारण इंसान हूँ और बस इंसान बना रहूँ, यही मेरे लिए बहुत है। और ये स्टाफ की बात कहाँ से आ गई? मैंने बोला ना कि रमा मेरी बेटी की तरह है। तब तक चाय आ चुकी थी। नितिन अखिलेश हंसकर बोला, कड़क चाय पीकर एक कड़कती आवाज़ में मुझे पूरी बात बताओ। अखिलेश ने नितिन को सारी बात बताई। संयोग से अखिलेश ने जिस बैंक से लोन लिया था उसके चीफ मैनेजर नितिन के ऑफिस में पिछले दिनों हुई मीटिंग में आए थे। नितिन ने तुरंत अपने पीए को उनसे बात कराने को बोला। नितिन ने उन्हें पूरी बात बताते हुए उनसे इस केस को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए बोला और कहा कि वह इसके लिए उनके व्यक्तिगत तौर पर एहसानमंद रहेंगे।
बैंक के मैनेजर ने नितिन को आश्वासन किया कि अखिलेश के घर की नीलामी नहीं होगी, वे नोटिस वापस ले लेंगे, बस वे थोड़ी थोड़ी रकम खाते में जमा कराते हैं। नितिन ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि किस्त समय पर जमा होती रहेगी, चाहे वह किस्त उसे ही क्यों ना देनी पड़े। अखिलेश अभी ये तय ही नहीं कर पा रहा था कि वह किस तरह नितिन सर का शुक्रिया अदा करें कि एक अप्रत्याशित ऑफर ने उसे वो जगह कर दिया। बैंक मैनेजर से बात करने के बाद नितिन अखिलेश को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए बोले, तुम कल SIS ग्रुप के MD से मिलकर मेरा कार्ड उन्हें दे देना, वे तुम्हें अपने यहाँ जॉब पर रख लेंगे। तुम्हारी नौकरी के लिए मैंने उनसे बात कर लिया है, इससे तुम्हें बैंक की किस्त भरने में मदद मिलेगी। कहाँ तो अखिलेश नितिन साहब को परखने आया था, परंतु अनजाने में उसने स्वयं का आत्म परीक्षण हो गया। उसे एहसास हो गया कि निर्मूल बातों के भंवर में फंसकर उसने अपने अंदर के इंसान को लहूलुहान करने के साथ साथ अपनी निर्दोष रमा के चरित्र पर काला ग्रहण लगाने में कोई और कसर नहीं छोड़ी, जबकि उसका चरित्र शरद ऋतु के रात्रिकालीन आसमान की तरह बिल्कुल निर्मल था, जिसमें चांद तारे चिलमिलाकर अपना प्रकाश बिखेर रहे थे। बस वही उनको इतना समीप रहने पर भी नहीं देख पा रहा था। वहाँ से निकलने के बाद घर पहुँचने तक वह बिल्कुल मौन रहा। रमा ने एक आध बार उससे बात करने की कोशिश भी की, परंतु वह चुप ही रहा। लेकिन घर पहुँचते ही उसके अंदर का मौन रुदन बनकर फूट पड़ा। मैं बोला, रमा, वैसा तो मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम इस घर के लिए इतना कुछ कर रही थी और मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, और तुम्हारे साथ साथ नितिन सर जैसे देवतुल्य इंसान को भी। मैं इतना नीचे कैसे गिर गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रमा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, जो हुआ उसे भूल जाइए। मेरी खुशियों का घरौंदा केवल आपके सहयोग और विश्वास की नींव पर ही टिका है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।